चलो सबसे पहले पिछले क्लास का बैंड्स को पहले देख लेते हैं, कौन कौन सा बैंड बचा है हमारा। तो शायद मेरे ख्याल से हमने यहां तक कवर कर लिया था, याद है आजाद? जी जी, ये हो गया था। ये सबको बताना था गुरुजी। कौन सा? नहीं नहीं, वो नहीं हो गया था चित्र ये ऊपर जो। हाँ, ये हो गया था। ये हो गया था ना? जी 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 जी। ये हो कलर कोड चल रहा। अच्छा, कलर कोड हो। क्या रे आवेद, क्या कर रहा है? अभी कलर कोड बताने जाऊंगा तो 1 घंटा हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहां से चलिए कंटिन्यू आज कर। का टाइमिंग गुरुजी बहुत कम है। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना। तो आज देखते हैं होल वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाला बैंड नंबर। मोबाइल नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड यूज ए ह्यूज रेंजेस ऑफ एलटीई यानी कि 4G बैंड्स एंड 5G एनआर बैंड्स। The most common globally are LTE bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 and 41। अगर यहाँ की हम बात करें तो 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41 हमारे इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। 28 की बात हमने पिछले क्लास में भी कहा था। 28 जो है वो BSNL इस्तेमाल कर रहा है। 40 जो है वो जियो एंड एयरटेल इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड 41 जो है वो आइडिया एंड वोडाफोन ये इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर 5G एनआर बैंड को देखें, N1, N3, N28, N41, N77, N78 एंड N79 हाई स्पीड माइक्रोमीटर वेब यानी कि MM वेब। 5G uses N57, N258, N260 and N261, but mainly in USA, जापान, कोरिया, इस जगह में ये बैंड इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने पिछले क्लास में भी कहा था N258 जो है वो हमारे इंडिया में भी एक जगह में इस्तेमाल हो रहा है। अभी फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे इंडिया में। यूएसए में B2 1900 मेगाहर्ज, B4 1700 2100 मेगाहर्ज, B12 700, B66 1700 2100 700 मेगाहर्ज से 21 मेगा। यूरोप में B3 B7 B20 B28। इंडिया में B3 B5 B40 850 मेगाहर्ज से 2300 मेगाहर्ज। चाइना में बैंड 1 बैंड 3 बैंड गुरुजी 38 ये जो आपने इंडिया में लिखा, हाँ, इंडिया में बोलो। डबल आवाज आ रही है। सही है। इसमें इसमें ये इसमें इसमें 2G टू जी 3G थ्री जी 4G फोर कुछ जी नहीं कुछ नहीं लिखा है। लिखा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो हमने पहले से ऑलरेडी पढ़ लिया है। तुम एक माइक को म्यूट कर लो, तुम्हारा डबल डबल आवाज हो रहा है। ये तो हमने पहले से पढ़ लिया है। इंडिया में कौन सा बैंड है, उस बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, लो बैंड में है, मिड बैंड में है, हाई बैंड में है, अल्ट्रा हाई बैंड में है, ये तो हमने पहले से कवर कर लिया है। अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड में सारे दुनिया में कौन कौन से कंट्री में कौन कौन सा बैंड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? तो पूरी बैंड को ओके ओके। निकालते हैं तो बैंड 3, बैंड 5, बैंड 40, बैंड 41, बैंड 28 और बैंड 8 ये सारे हमारे इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। चाइना की अगर बात करें, बैंड 1 2100 मेगाहर्ज, बैंड 3 1800 मेगाहर्ज, बैंड 38 2600 TDD, बैंड 41 2500 से 2690 TDD, 1800 से 2600 मेगाहर्ज। जापान में बैंड 1 बैंड 19 बैंड 21 ये इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया में बैंड 3 बैंड 7 बैंड 28। ग्लोबल 5G एनआर बैंड्स जो कि पूरे दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। सब गीगाहर्ज हो गया 6 FR1 N1 2100 मेगाहर्ज, N3 1800 मेगाहर्ज, N5 850 मेगाहर्ज, N7 2600 मेगाहर्ज, N8 900 मेगाहर्ज। ये कुछ दिक्कत कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्या? अगर N5 की हम बात करें, ये 850 मेगाहर्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है क्या, अरे 850 तो पिछले बार गुरुजी ने तो GSM के लिए बोला था, अब बता रहे जी हैं न्यू रेडियो के लिए है? ये सवाल आ रहा है क्या दिमाग में? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। चलो मैं यहीं पर तुम्हें क्लियर कर देता हूं ताकि आगे चल के तुम्हें ये परेशानी ना करे। हमने कहा फ्रीक्वेंसी सेम है, बैंड नंबर सेम है,
लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अलग हो गया तो वो अपने अपने एरिया में चले जाएंगे। मसलन अगर हम जीएसएम 850 की कहे तो वो टीडीएमए का इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी। तो अगर 850 मेगाहर्ट्ज को हम टीडीएमए फ्रीक्वेंसी में छोड़ेंगे तो वो सिर्फ हमारा 2G मोबाइल में जाके नेटवर्क आएगा। अगर यही 850 मेगाहर्ट्ज को हम सीडीएमए में छोड़ते हैं, WCDMA, तो वो 3G नेटवर्क पे चला जाएगा, 3G नेटवर्क पे। अगर वही 850 मेगाहर्ट्ज को हम LTE वोल्टी पे छोड़ते हैं तो वो जाके 4G में कनेक्ट होगा। और यही 850 मेगाहर्ट्ज को अगर न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी में हम डालते हैं तो ये N5 चैनल यानी कि 5G बैंड में जाके पकड़ेगा। अभी समझ में आ गया क्या? अभी क्लियर हुआ क्या? जी सर, वो टेक्नोलॉजी बना, जैसे न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया ये। तो मतलब सारे फ्रीक्वेंसी सेम है, सारे बैंड्स भी सेम है, लेकिन उनको कौन से टेक्नोलॉजी में तुम भेजे हो ये तय करता है वो किस। ऐसे समझो, अभी मान के चलो तुम्हें घर से 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर 50 नहीं 500 किलोमीटर जाना है, तो 500 किलोमीटर के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा सवारी है। एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, एक तुम्हारा एक्सयूवी है, एक बस सिस्टम है, एक ट्रेन सिस्टम है और एक प्लेन सिस्टम है। अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना है तुम किसको पकड़ोगे? प्लेन। प्लेन को पकड़ोगे, 1 घंटे के अंदर तुम्हें यस। पहुंचा देगा। तो इसका मतलब है अगर प्लेन टेक्नोलॉजी को तुम अपनाते हो तो टाइम जो है तुम्हारा घट के बिल्कुल कम हो जाता है। उसी जगह में अगर तुम मोटरसाइकिल की या साइकिल की बात करोगे तो क्या होगा? लेट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जहां हाई टाइम। फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, यानी कि दो पीक या दो डाउन के बीच में डिस्टेंस कम है, वो हो गया हमारा 5G। और जहां पर दो फ्रीक्वेंसी छोटे साइज के हैं और दोनों पीक के बीच में इनका डिस्टेंस ज्यादा है, वो हो गया लो फ्रीक्वेंसी। यानी कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मिलीमीटर वेव गैप रहेगा तो टाइम वहां पर कम लगेगा, अब जहां पर दो पीक के बीच यानी कि दो फ्रीक्वेंसी के पीक में बीच में 30 सेंटीमीटर का फर्क रहेगा, कहा 3 मिलीमीटर, कहा 30 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगा क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी गुरुजी। तो फ्रीक्वेंसी लो हो गया तो 850 किस में चलेगा, 2G में या NR में? 2G। 2G में चलेगा। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी अगर अलग हो जाता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी बताया, CDMA, TDMA, OFDMA, अल्ट्रा OFDMA, और तुम्हें न्यू रेडियो, ये जो टेक्नोलॉजी मैंने बताया, वोल्टी, LTE, GSMA, WCDMA, ये सारा जो बताया मैंने, ये क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी होता है। अगर तुम अपने फ्रीक्वेंसी को उन टेक्नोलॉजी में भेजोगे तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर GSM में भेजोगे तो 2G में जाएगा, अगर NR में भेजोगे तो 5G में जाएगा। अब क्लियर है क्या? क्लियर है गुरुजी। चलो यहां पर देखते हैं N7 2600 मेगाहर्ट्ज, N8 900 मेगाहर्ट्ज, N20 800 मेगाहर्ट्ज, N28 700 मेगाहर्ट्ज, N38 2600 मेगाहर्ट्ज, N40 2300 मेगाहर्ट्ज, N41 2500 मेगाहर्ट्ज, N77 3300 से 4200 मेगाहर्ट्ज, N78 3300 से 3800 मेगाहर्ट्ज, N79 4400 से 5000 मेगाहर्ट्ज। ये एशिया में कॉमन है। अब इसमें अगर MM वेब, माइक्रोमीटर वेब FR2 में आते हैं तो N257, ये कितना, अभी कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 26 GHz। 26 GHz। कहाँ मेगाहर्ज और कहाँ गीगाहर्ज? अब इसमें अगर कोई चीज को तुम डाउनलोड करोगे तो 1 सेकंड में 1 GB 2 GB डाउनलोड हो जाएगा, 1 सेकंड में। तो ये सिर्फ अभी हमारे बेंगलुरु में है और हिंदुस्तान में कहीं जगह में नहीं है, अभी कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका काम चल रहा है। N25 258 26 GHz, N260 39 GHz और N261 28। हर जेनरेशन में वेब का साइज क्या है,
हर जेनरेशन में यही यही तो हमारा मेन चीज है ना। ये प्रफुल्ल, यही हमारा मेन चीज है ना। हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं ना, दो फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना गैप है। जी गुरुजी। अगर जितना गैप घटा, फ्रीक्वेंसी उतना हाई हो गया और लैटेंसी तुम्हारा घट गया, यानी कि डिले, जो टाइम डिले होता है एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, जो टाइम डिले होता है उसको लैटेंसी कहते हैं। और लैटेंसी अगर घट गया तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो हर जनरेशन में वेव का साइज क्या है? 2G GSM 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, ये 33 सीएम है, यानी दो पीक के बीच में ये 33 सीएम है। 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज में जो हमने देखा 900 जो है वो 17 से 1800 जो है, 18 मेगाहर्ट्ज जो है 1800 वो 17 सीएम है। अगर 3G UMTS WCDM को देखते हैं ये 14 सीएम है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है? आ रहा है गुरुजी, दोनों के बीच में गैप है ना, जैसे अगर हमारा गैप बढ़ जाएगा तो फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। और अभी यही, गैप जैसे जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा साइकिल बनेगा हमारा और उतनी तगड़ी फ्रिक्वेंसी बनेगी। बिल्कुल। तो यही समझना, दो पीक में बीच में, दो पीक की बीच में जो हमारा, ये मान के चलो ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों पीक के बीच में यहां से लेकर यहां तक अगर डिस्टेंस हमारा बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी हमारा घट जाएगा, और जैसे ही डिस्टेंस घटेगा फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए 2G में ये 33 सीएम था, अब 3G में आते हैं 14 सीएम है। 4G LTE में आते हैं वो 4.3 सीएम है और 17 सीएम है। 1800 मेगाहर्ट्ज 14 सीएम है और 2100 मेगाहर्ट्ज में 11.5 सीएम है। अब अगर 5G में आते हैं, अब अगर 5G में आते हैं तो 5G में ये FR1 में सब गीगाहर्ट्ज, FR1 में 3.5 गीगाहर्ट्ज, 4.9 गीगाहर्ट्ज, ये 8.5 सीएम है। 3.5 गीगाहर्ट्ज से 4.9 के बीच में ये 6 सीएम है। 5G अगर माइक्रोवेव में आते हैं ये 26 गीगाहर्ट्ज, 39 गीगाहर्ट्ज है। ये देखो मात्र 11 mm है, माइक्रोमीटर है, यानी कि ये सेंटीमीटर से, मिलीमीटर से लेकर अभी माइक्रोमीटर में आके पहुंच गया है। तो 23 गीगाहर्ट्ज में ये 7.7। तो अब इसको जानना चाहोगे, इसको कैसे निकालते हैं जानना चाहोगे? एक्सप्लेनेशन फार्मूला, वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। कैसे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कहाँ कितने बनता है, कितने उनके बीच में गैप है, वो पता करना चाहोगे, या इसको ओमिट करके चले अपने क्लास को? नहीं सर, पता करना चाहेंगे। ये कौन बोला गधेड़ा है? ये कौन है? सर संपत गधेड़ा मैं हूँ। प्रधान? जी सर। रजत सर। उस दिन मेरे को जैसे बोला था जे तुम्हारा बहुत लालची है, बहुत लालची। बहुत लालची है ना, मेरे को मता पता था ये बहुत ही लालची है। थैंक यू सर। तो इसको समझाने के लिए मैं क्लास में तुमको इसको समझा दूंगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर समझना है वेवलेंथ को लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारा चीज को जब मैं तुम्हें क्लास में समझा दूंगा तब तुम्हारे दिमाग में ये पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है? जी सर। तो यहां तक हमने बैंड्स के बारे में जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि जब तक हम बैंड्स को नहीं समझेंगे तब तक क्या हम मोबाइल का रिपेयर कर पाएंगे, नेटवर्क सेक्शन को? कोई पॉसिबिलिटी नहीं गुरुजी, पता मेरा चलेगा गुरुजी बैंड कोई और होगा, काम करेंगे किसी और बैंड पे। अभी मान के चलो कि 28 हमारा BSNL का 4G का है। अब मान के चलो हमारे मोबाइल में BSNL 4G नहीं आ रहा है और हमें पता नहीं है कि ये 28 बैंड जो है वो BSNL का है। अब उसके जगह में हम 20 पे काम करेंगे, उसके जगह में हमें 20 में हमने काम कर लिया। अब बताओ, जिंदगी भर सर पटक के मर जाओगे फिर भी क्या आएगा तुम्हारा नेटवर्क BSNL का? यही चीज होता है, इसलिए बैंड्स की जानकारी तुम्हारे लिए बेहद 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 जरूरी है। तो लगभग लगभग मैं सारी बैंड्स की जानकारी यहां पर तुम्हें दे दिया हूं, और इससे ज्यादा
अगर एक एक बैंड्स के बारे में, उसकी रफ्तार के बारे में, उसकी फ्रीक्वेंसी के साइज में, एम्पलीट्यूड हो गया, मल्टीट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, या इसमें जो बैंड डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। इसको तुम लोग अगर समझना है तो क्लास में तुम इसको समझोगे। तो यहां पर समझाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। क्या समझ रहे हो? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आज इतना बड़ा दिन है, भोलेनाथ शंकर भगवान की आज पूजा का दिन है। जितने भी ग्रुप में हो सभी को महाशिवरात्रि के ऊपर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं है। और दूसरी बात यह है, आज जो क्रिकेट प्रेमी हमारे यहाँ पर है, आज दुनिया का ग्रेटेस्ट राइवलरी मैच है, 7 बजे से शुरू होगा। तो वो भी देखने के लिए बहुतों का इच्छा रहेगा। तो हम ये कोशिश करेंगे, उससे पहले हम अपना क्लास को खत्म कर देंगे, और खत्म करके सब अपने अपने, कोई शिव जी के मंदिर में जाएगा, कोई क्रिकेट में जाएगा, कोई संडे मनाएगा। ठीक है ना? तो सभी को भोलेनाथ की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो चलो, आपको भी सर। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। अब यहां पर हम आते हैं WTR। ऐसा अचानक हमने पिछले क्लास में बोला था कि SDR को समझाएंगे। तो चलिए क्लास चलिए ಈ ನೀಗಿರಿ ಒಲೆ ಕಿಯ ಡಿ ಯಾರೋ टाइगर बोलते सेकंड करते बोलते 1-2 मिनट का मुझे ब्रेक दो थोड़ा। कि पिछले क्लास में मैंने कहा था कि हम SDR के ऊपर पढ़ाई करेंगे, लेकिन अचानक से हमने तुम्हें क्यों WTR में लेके आया, इसके बारे में जानकारी थोड़ा पहले मैं दे देता हूं। कि चाहे वो WTR हो, वो चाहे SDR हो, या चाहे कोई भी नेटवर्क का आईसी हो, RFIC रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी हो, अगर सबसे पहले चीजों को हमें, यानी कि ओ आ ई ई उ अगर आ जाए, तो हमें कोई भी चीज को, किताब को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हमें ओ आ ई उ अगर मालूम नहीं है, तो किसी भी हाल में हम किताब नहीं पढ़ सकते हैं। तो WTR एक ऐसे समझ लो, वेलकम सेट में WTR जो है एक बेसिक नेटवर्क सेक्शन का फंडामेंटल है। अगर हमने बेसिक फंडामेंटल्स को एक्वायर कर लिया, तो इसके बाद अगर हम SDR पे आएंगे, तो SDR को समझने में हमको दिक्कत नहीं होगा। यहां पर 2 चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। SDR और WTR में फर्क क्या है? WTR जो है वो इंटरफेस के माध्यम से काम करता है, और SDR जो है वो सॉफ्टवेयर प्लस इंटरफेस दोनों के साथ काम करता है। तो अगर हमने एक बार इंटरफेस को समझ लिए, फिर उसके बाद में अगर सॉफ्टवेयर को ऐड करेंगे, तो समझने में हमें आसानी होगा बहुत ही ज्यादा। इसलिए इस चलती हमने WTR को सिलेक्शन किया, ताकि मैं खुद ये महसूस किया, अगर मैं SDR को पढ़ाता हूं और जिनको WTR के बारे में मालूम नहीं होगा, तो उनको ये समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो एक तरह का वक्त की बर्बादी होगा। तो इस वजह से मैंने जानबूझ के SDR को बंद करके WTR को तुम लोगों के सामने लाया हूं। अब मेरे बातों से कितने स्टूडेंट यहां पर सहमत हो कि जो मैंने किया सही किया है? सभी सहमत हैं। गुरुजी सभी सहमत है। गुरुजी आप WTR छोड़ के 2G 3G PA भी पढ़ाइएगा तो भी चलेगा। 2G 3G 4G इससे कोई मतलब है। PA जो होता है वो WTR के बाद होता है। WTR पहले 2G 3G 4G नहीं होता है, क्योंकि जो भी नेटवर्क का प्रोसेस होगा वो RFIC यानी कि ट्रांसीवर आईसी, यानी कि लोकल लैंग्वेज में WTR, और हमारा टेक्निकल लैंग्वेज में रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने का काम करता है,
और 2G 3G 4G ये जो PA हो गए हैं, PA का मतलब हो गया पावर एम्पलीफायर, यानी कि उन फ्रीक्वेंसी को जो WTR या RFIC हमको प्रोवाइड करेगा उसको ये कई गुना बढ़ा के बेस स्टेशन तक पहुंचाने में मदद करेगा। और बाकी क्या है, 2G 3G 4G PA ये डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो मेन मुद्दा जो है हमारा वो है WTR यानी कि RFIC। अब जरा सोचते हैं WTR 2965 ये क्या होता है? द क्वालकॉम WTR 29650 is a highly integrated radio frequency यानी कि RF transceiver chip designed for use in mobile devices and other wireless communication application, जिसमें भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जिसमें ये हाईली इंटीग्रेटेड चिप को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दिस चिप इज a part of a Qualcomm processor comprehensive portfolio of a wireless connectivity solution offering advanced features and performance to meet the growing demands of a modern mobile। आधुनिक मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए या बढ़ता हुआ जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। अब इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं, इसके अंदर क्या है, ये क्या क्या काम कर सकता है। फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट्स मल्टीपल सेलुलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स इंक्लूडिंग 2G 3G 4G एंड LTE। ऑपरेट्स इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस अप टू 300 मेगाहर्ट्ज टू लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक ये ऑपरेटिंग करता है। कनेक्टिविटी क्या है? सपोर्ट्स वेरियस वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज GSM, एज, WCDMA, HSPA और LTE, ये इन सभी को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर एज क्या है? एनहांस्ड रेट फॉर GSM एवोल्यूशन। और WCDMA तुम लोगों को मालूम है, बैंड्स में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, वाइड बैंड कोड मल्टीपल डिवीजन एक्सेस। और ये HSPA दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक होता है HSDPA और एक होता है HSUPA। ये HSDPA क्या है? हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, जो कि फास्ट डाउनलोडिंग के लिए, और HSUPA होता है हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, फास्ट अपलोड के लिए। एंड LTE enables seamless connectivity across different cellular networks and technology के लिए ये इस्तेमाल होता है। ट्रांसमीटर हाई एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर डिजाइन फॉर इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ। इसमें इसी तरह का इसको डिजाइन किया गया है कि ये बैटरी लाइफ को बढ़ा देता है, यानी कि जहां दूसरे ट्रांसीवर IC में ज्यादा बैटरी का खपत होता है, इसमें बैटरी का खपत को ये कम कर दिया है। Supports advanced features like envelope tracking and digital pre-distillation for enhanced power efficiency, इसको भी ये सपोर्ट करता है। Capable of delivering high power output for reliable and robust wireless communication। Secure wireless communication के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। रिसीवर क्या है? Employs advanced receiver architecture for improved sensitivity and selectivity, supports multiple receiver diversity paths for enhanced signal reception and improved call quality। इस सारे चीजों को ये enhance कर। Incorporates advanced filtering and interfaces rejection technique to maintain signal integrity। सिग्नल की शुद्धता को रक्षा करने के लिए ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है। इंटीग्रेटेड फंक्शनलिटी इंटीग्रेट्स मल्टीपल RF कंपोनेंट्स, इसके अंदर बहुत सारा RF कंपोनेंट्स लगा हुआ है, इंक्लूडिंग पावर एम्पलीफायर, लो नॉइज एम्पलीफायर एंड स्विचेस इनटू ए सिंगल चिप। एक छोटा सा चिप में ये सारा चीजें इसके अंदर डाल के इसको पैकेज बनाया गया। रिड्यूस द ओवरऑल सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी को ये रिड्यूस करता है, एंड फुटप्रिंट एनेबलिंग मोर कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल डिवाइसेस। इसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा पैसा नहीं है, कम पैसे में ये ज्यादा चीजों को हमें प्रोवाइड करता है। पावर मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज्ड पावर मैनेजमेंट फीचर्स फॉर एफिशिएंट पावर कंजप्शन, कम खर्चे के लिए ये ऑप्टिमाइज हुआ गया है। एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, इसके साथ साथ ये बैटरी लाइफ को एक्सटेंडेड कर देता है। सपोर्ट्स एडवांस पावर सेविंग मोड्स एंड डायनामिक पावर स्केलिंग to adapt the varying usage scenario. The Qualcomm WTR 2965 is a highly versatile and feature-rich RF transceiver chip that enables seamless wireless connectivity in a modern mobile device. Its advanced capability, power efficiency, and compact design make it
compelling choice for manufacturers seeking to deliver high performance and energy efficient wireless solution. यानी कि इतने सारे गुण होने के कारण ये हमें बाध्य कर देता है, मेक इट कंपेलिंग, हमको बाध्य करता है कि इसको हम पसंद करें, इसको हम इस्तेमाल करें। इस वजह से ये WTR 2965 इतने वाइड, इतने विस्तार से, इतने सारे कंपनी है, कोई हाई एंड फोन से लेकर अगर देखा जाए रास्ते में जो फुटपाथ का मोबाइल, उसमें भी इस चीज का इस्तेमाल हुआ है। इसका कारण है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काम करने का तरीका बढ़िया है, बैटरी खपत को घटा देता है और सस्ता में भी मिल जाता है। इस वजह से ये दुनिया में सभी का पहला पसंद है। अब इसको पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ WTR 2965। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना है। जैसे कि यहां पर मैंने WTR इस्तेमाल किया गया, एक मोबाइल को यहां पर मैंने लिया है और ये मोबाइल जो है Redmi 8। अब यहां पर Redmi 8 लो, Note 8 लो या Note 4 लो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। हमें बस WTR का वो हर एक पॉइंट को देखना है, कौन सा पॉइंट क्या काम करता है, कौन सा पॉइंट खराब होने से हमें क्या प्रॉब्लम आएगा, तो ये सारे चीजों को हमें देखना है। तो इसको देखने से पहले हमें कुछ और चीजों को देखना है, और वो चीजें क्या है कि इसके अंदर हमें कहां से नेटवर्क मिलेगा, और जहां से मिलेगा उस नेटवर्क को वो प्रोसेस करेगा। यानी कि हम एंट्री पॉइंट को देखेंगे, कहां से हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में नेटवर्क आएगा। क्या आजाद, कहां से नेटवर्क आएगा सबसे पहले? एंटीना से होता है, वो एंटीना टिप पे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जी जी। एंटीना को अगर नेटवर्क पिक करने का काबिल हम ना बनाए तो क्या वो एयर से नेटवर्क को पिक करेगा? नहीं गुरुजी, कोई उसके अंदर वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है वो। तो उसके लिए जो एंट्रांस पॉइंट है, यानी कि तुम्हारा 2GPA, जो 2GPA के माध्यम से वो एंटर करेगा। जब वो एंटर करेगा तो उसके अंदर पहले से प्रोसेस होके उन फ्रीक्वेंसी या उन RF सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए 2GPA का जिंदा होना जरूरी है कि नहीं है? जी जी, तभी तो डिटेक्शन होगा गुरुजी, नहीं तो डिटेक्शन ही नहीं होगा उसका। यही बात मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कोई दो खूंटा गाड़ देंगे, हम बोलेंगे कि इसमें नेटवर्क आ जाएगा, तो ये तो होने से रहा ना। तो जी जी। इसके लिए सबसे पहले हमें 2GPA को जिंदा करना पड़ेगा। जब 2GPA हमारा जिंदा होगा तब वो नेटवर्क पिक करेगा और वही नेटवर्क को प्रोसेस करके वो हमारे RFIC के अंदर भेजेगा। यही है ना प्रोसेस? नमस्ते सर। जी जी। नमस्ते नमस्ते। तो सर ये DRX फिर क्या काम करेगा? DRX कौन पूछ रहा है? नाम बताओ पहले। शिवा। शिवा। चलो, DRX दो तरह का होता है। एक होता है बेसबैंड प्रोसेसर में DRX, यानी कि डिसकंटिन्यू रिसीप्शन, और दूसरा होता है DRX डिवर्सिटी एंटीना स्विच। डिवर्सिटी एंटीना स्विच, ये दो तरह का DRX हमारे मोबाइल के अंदर होता है। जो डिसकंटिन्यू रिसीप्शन बेसबैंड प्रोसेसर के अंदर रहा, ये क्या करता है, स्लीप मोड में तुम्हारे मोबाइल को नेटवर्क में कनेक्टिविटी करके रखता है, यानी कि बाकी सारे कंपोनेंट को वो बंद कर देता है। बंद करके ये बोलता है तो मैंने कहा कि जो डिसकंटिन्यू रिसीप्शन है वो बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करता है, सिर्फ नेटवर्क को जिंदा रखता है और बाकी सबको सुला देता है, ताकि तुम्हारा बैटरी का खपत ना हो। आई बात समझ में ना? जी सर। तो जब नेटवर्क आता है तो वो स्लीप क्लॉक के माध्यम से CPU को जगा देता है। स्लीप क्लॉक के माध्यम से CPU को जगा देता है कि भाई जग जा, नेटवर्क आ रहा है, यानी कि कोई कॉल आ रहा है, या अगर मैंने तो खोल लिया तो वो सभी एक्टिव हो गए। लेकिन जब वो मोबाइल स्लीप मोड में होता है, तुम्हारा
मोबाइल का जो नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी वो डिसकंटिन्यू ना हो, ये एक काम करता है बैटरी ऑप्टिमाइज करने के लिए। दूसरा चीज ये है कि जो DRX होता है, डिवर्सिटी सॉरी डिसकंटिन्यू रिसेप्शन, मान के चलो हमारा मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वो सेल होता है ना, वो सेल होता है ना, जी तो एक सेल को जब हम छोड़ के दूसरे सेल में एंटर करते हैं तो उस टाइम हमारा जो कनेक्टिविटी है वो डिसकंटिन्यू ना हो, तो उसमें वो मदद करता है, यानी कि उनको इंटरचेंजेस करवाता है। बाकी जो DRX हमारा डिवर्सिटी एंटीना स्विच है, ये दो काम करता है। एक RFIC या एक 2GPA या एक 4GPA के माध्यम से हमारा कॉल तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट मजबूत नहीं होगा। तो इंटरनेट को मजबूती प्रदान करने के लिए डिवर्सिटी एंटीना स्विच नाम का एक छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरनेट को मजबूती से पकड़ के हमें देता है। दूसरा काम वो क्या करता है, बैंड को चेंज करवाता है। वो बैंड्स को चेंज करवाता है। ऐसे समझो आप अभी उत्तराखंड में हो, तो उत्तराखंड जो है वो समंदर तल से, यानी कि इसकी लैटिट्यूड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। समंदर तल से स्पेक्ट्रम तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो वहां पर 700-850 मेगाहर्ट्ज में हमारा 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क भी चलता है। अगर आप उत्तराखंड से अभी मान के चले जाइए तमिलनाडु चले जाएंगे, तमिलनाडु में जैसे आप जाएंगे तो वहां पर आपका अल्टीट्यूड बदल जाता है, यानी कि वहां से समंदर तल से स्पेक्ट्रम बहुत दूरी में होता है। तो उस जगह में आपका 700 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी काम नहीं करेगा। उस जगह में आपका 2300, 2500, 2600, 3700 इस तरह का फ्रीक्वेंसी जरूरत है। तो अगर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड 7 में है तो 41 में आपका 2300 से 2500 मेगाहर्ट्ज है। आप तो पकड़ के हाथ में घुमा के उसको चेंज नहीं करोगे ना। लेकिन गुरुजी इसका मतलब सबसे पहले हमारा सिग्नल उसके अंदर जाता है, उसके बाद CPU उसको चेंज करता है। CPU के कमांड के माध्यम से DRX उसको चेंज करवाता है। जी समझ में आया ना शिवा? नहीं सर, ये फिर से लास्ट लाइन फिर से। मेरा कहने का मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में होता है कि नहीं होता है? जी तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है आसमान में आयनोस्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा, ओके और वो हिस्सा सभी जगह में बराबर होता है। लेकिन हमारा धरती का जो ऊंचाई होता है वो जगह जगह में कम या ज्यादा होता है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, ये पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ राज्य है, तो वहां ओके। से स्पेक्ट्रम की जो दूरी है उसमें अगर हम 700 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें भरपूर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, ओके। उसी जगह से हम अगर तमिलनाडु में चले जाएं, ये समंदर तल से बहुत ऊंचा होता है स्पेक्ट्रम, ओके तो उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी रखने के लिए हमें वहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है। तो यही फ्रीक्वेंसी 700 से, जो कि 700 मेगाहर्ट्ज जो था, बैंड नंबर 7 था, उस बैंड नंबर को 41 में लाने का काम करता है डिवर्सिटी एंटीना स्विच। दो काम करता है, एक इंटरनेट का जो रफ्तार होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, जो क्वालिटी होता है, उसको मेंटेन करने में वो मदद करता है, जो कि 2G, 4G, 5G PA आपका नहीं कर सकते हैं। वो करेगा आपका डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। ये वो काम करता है और बैंड को चेंज करने का काम करता है। और बीच में रहा आपका बेस बैंड प्रोसेसर में डिसकंटिन्यू रिसेप्शन, ये दो काम करता है। स्लीप मोड में जगाने का काम करता है, और दूसरे जगह में जाते हैं तो फटाक से अगर हम रन कर रहे हैं, एक बैंड से हम दूसरे बैंड में गए, तो उस टाइम ये मदद करता है। अब क्लियर है क्या? जी सर। सर एक्चुअली यानी इसकी जो एंट्री है नेटवर्क की, हाँ, नेटवर्क की अपनी 2G से ही होगी ना? 2G से ही एंट्री होगा, चाहे आपका 5G मोबाइल हो, चाहे आपका कोई भी 6G मोबाइल आ जाए, या बाद में 10G आ जाए, लेकिन एंट्रिंग पॉइंट तो वो 2G से ही करेगा। ओके सर। एक्चुअली हाँ, मैंने आपके पास सवाल इसीलिए था क्योंकि हाँ, हमने जो सीखा है हाँ, तो उसके हिसाब से वो ऐसे बता रहे थे, क्योंकि हाँ, डाइवर्सिटी एंटीना जो है आपका, हाँ, वो बैंड लेता है, बैंड पास फील्ड लेता है, और बैंड पास फिल्टर से वो अपनी जो बैंड है, बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5, बैंड 7, इस तरह हाँ, से जो भी बैंड है वो PRX में देता है।
अभी हम देख लेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहीं पर हम देख लेंगे। अभी देख लो, अभी दिखाता हूं तुमको। यह हमारा हो गया लेआउट। लेआउट में चलते हैं, ये है हमारा एंटीना कनेक्टर। इसको यहां से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं डायग्राम में। चलो आगे हम अभी जी सर। अभी जरा आप देखो। एंटीना। हाँ, ये एंटीना यहां से हमारा, हमने कुछ गलत ले लिया क्या? देखे देखे, एक मिनट, इसको पहले देख ले कंपोनेंट नेम में कौन सा है हमारा एंटीना। मेरे ख्याल से हमने दूसरा एंटीना को ले लिया शायद। हाँ, ये वाला एंटीना है, नीचे वाला है अपने ये। ऊपर वाला लेना पड़ेगा ना सर? ये मतलब ये वाला हमको लेना है, ये वाला। तो हमने कुछ ओ, गलत किया है क्या, मैं वही देखना चाहता हूँ। हाँ, हमने ऊपर वाले को ले लिया जो कि लगा ही नहीं है। इसको ले लेते हैं और इसको डायग्राम में पेस्ट कर देते हैं और सर्च कर लेते हैं। ये आ गया। अभी हमारा मेन एंटीना आ गया। जी अब यहां से हमारा इसके अंदर एंटर हुआ। अब यहीं पर हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें ये कहां लेके जाता है। अब जरा गौर से देखो, ये हमें कहां लेके आया? हाँ डीपीडीटी स्विच में लेके आया। जी लेकिन हम डीपीडीटी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जरा गौर से देखो। गौर से देखो, हम डीपीडीटी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सर, जा रहे हैं ना? कहाँ जा रहे हैं? एनएफ है गुरुजी, लगा नहीं है वो। ये तो एनसी है, ये तो ओ एनसी सॉरी है, सर। ये तो एनसी है। सर ये एनसी है, वो भी एनसी है। ठीक है ठीक है ठीक हाँ, अब तो हम डीपीडीटी में नहीं जा रहे हैं। पक्का। अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी बना, वो फ्रीक्वेंसी इस इंडक्टर के माध्यम से इस तरफ गया। इधर तो जी रास्ता इसका बंद है, क्योंकि पुलिया टूटा हुआ है। तो ओके ओके इधर से हम इधर आएंगे मेन एंटीना में, इसको डबल क्लिक ओके करते हैं। अब ओके सर। इसको डबल क्लिक करने के बाद आप देखिए ये कहाँ गया, जरा देखिए कहाँ गया ये। ये एंटीना में जा रहा है सर। और ये एंटीना लगा है क्या? नहीं, नहीं लगा। कैपेसिटर बीच में लगा है सर। उसी को देंगे ना, उसी कैपेसिटर को लेंगे ना यहाँ से। अब जरा गौर से देखो, ये एंटीना हमारा नहीं है। तो इधर से अगर इस तरफ देखते हैं एंटीना मैच में देखते हैं, तो एंटीना मैच में यहाँ सारा सब कुछ एनसी है, सब कुछ एनसी है। देखो, ओके सर। तो यानी कि यहाँ का भी पुलिया टूटा हुआ है, तो यहाँ पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये तो नहीं। पहले से नहीं है, बस ये कैपेसिटर है। जी तो ये लाइन यहाँ से आया, इस 33 पीएफ कैपेसिटर में गुजर के इस तरफ आ गया। ओके इस तरफ आने के बाद यहाँ पर इंडक्टर से वो आपका क्लैरिटी लाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी को दबाएगा, जी जी अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ने देगा। बचा जी कचा कसर जो है वो यहाँ पर खत्म होगा। ओके अब खत्म होने के बाद ये 0 ohms रेजिस्टेंस पे आया। जब भी ओके आप जानते हो रजिस्टर के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी गुजरता है तो उसमें लैचेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि रजिस्टर बाधा उत्पन्न करता है। तो उन जो लैचेस क्रिएट हुए, इन लैचेस को ये खत्म कर दिया। ओके। आगे पूरा जो पियर इंटीग्रिटी, अब देखो जरा ये कहां पर एंटर किया। एंटीना एंटीना ये 2G हो गया सर ये। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना आपको। नहीं बताएंगे शिवा, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। दाब देते हैं यहीं पर। ठीक है। ओके सर। अब जरा गौर से देखो, अगर एंटीना इस 2GPA के अंदर 22 नंबर पिन पे एंटर कर गया, है ना? ओके सर। हाँ जब ये एंटर किया तो यहां से बाहर भी निकलेगा ना। जी सर। अब जरा गौर से देखो इसने क्या किया। इस एंटीना के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आया, तो इन सारे फ्रीक्वेंसी को इसने अलग कर डाला। सारे फ्रीक्वेंसी को देखो, बैंड के हिसाब से इसने अलग कर डाला। बैंड 7 TRX TXM, बैंड 3 TRX, बैंड 1, बैंड 38, जी जी बैंड जी 41। यानी 2G जहाँ 4G जाएगा वहाँ 4G को दे देगा, ऐसे ना? ये सारा तो आपका जाएगा WTR में, ये सारा WTR में जाएगा। सब WTR में जाएंगे, एक एक करके WTR में जाएंगे। सर एक 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 चेक करेंगे हम। बिल्कुल करेंगे। पहले हम यहां समझ लेते हैं। अभी इसको ले लेते हैं B5 BC0 और ओके TRX TXM। चलो ओके सर। इसको आगे बढ़ाते हैं। डबल मार दिया क्या? नहीं सर, वो B5 आगे से कट गया। नहीं नहीं, मैं डबल कर दिया, डबल कर दिया। अब देखो कहां पर आया है ये।
ये TRX में आया सर। TRX में, तो यहां से निकलेगा सर इसको ये अपने इसको क्या कह सकते हैं, डुप्लेक्सर के ट्रिप्लेक्सर, जो ट्रिप्लेक्सर ही है ना? TRX ट्रिप्लेक्सर हो गया ना। हाँ ट्रिप्लेक्सर ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा, ये यानी एक इसकी फ्रीक्वेंसी लेगा और इसको थोड़ा फिल्टर वगैरह जो भी इसका प्रोसेस होगा वो करके वो आगे उसको भेज देगा, अलग अलग बैंड में छोड़ेगा, ये एक अलग जगह अलग में बैंड नहीं में छोड़ेगा, छोड़ेगा। अलग अलग हाँ बैंड में ये हाँ, छोड़। वो बैंड जितनी भी होगी, यानी इसमें बैंड तो एक ही थी ना सर? हाँ, अभी देखो, ये हमने यहाँ पर हमने ये RX1 को लेते हैं, अब RX1 को पकड़ के चलते हैं। अब देखो ये कहाँ गया, ये आगे WTR में सर। तो सारे लाइन WTR में ही आएंगे, सभी लाइन WTR में ही आएंगे। WTR में आने के बाद यहां से वो बेसबैंड को जाएंगे। सर बेसबैंड की इसमें तरफ। सर इसमें जो PRX LB1 लिखा हुआ है जैसे, ऐसे इसी WTR के अंदर DRX लोअर बैंड 1 लोअर बैंड 2 भी होगा, तो वो लाइन कहाँ से आती है? वो दिखाएंगे तुमको कहां से आता है, ये देख लो, ये सारे DRX है, हाँ लोअर हायर मिडल तीनों बैंड है, सब है। ये कहाँ से इन होते हैं? हमें अभी यहाँ पर मैंने लगभग वो सारे चीजों को यहाँ पर कवर किया हुआ है ओके सर है थैंक ना, मैं सारे चीजों को कवर किया हूं। फिलहाल आज मैच देखोगे कि नहीं इंडिया पाकिस्तान का? यू सर आज भी 12 बजाएंगे। तो यहां से ओके सर आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी हम बाकी नेक्स्ट में देख लेंगे इसको। अभी तो ये 2 3 4 5 क्लास चलेगा। फिलहाल जी वक्त तो आपको पता है, वक्त मेरे पास कितना है। तो पहले हम वहीं पर चले जाते हैं, पहले हम वहीं पर चले जाते हैं कि हमें अगर वहां से जाना है तो कहां से जाना है। अब हम यहां पर आ गए, जरा गौर से देखो, इन सारे बैंड्स को देखोगे, TRX TXM बैंड 7 हो गया, बैंड 3 ये सब हो गया। अब इस तरफ भी देखो, WTR TX BC0 B5 B8 B20 B28। अभी ये भी देखो, WTR GBL ग्लोबल हो गया, WTR ये क्या है, हमें हाँ यहीं से निकलना है, हमें यहीं ये से सेम निकलना है। जी इससे तो हम निकलेंगे, इसको तो हम बाद में निपटेंगे, पहले ओके सर इसको तो निपट ले। ये हमने एंटीना के माध्यम से इसको वोल्टेज, इसको फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब फ्रीक्वेंसी दे दिया इसको सर। इसको खाना पानी कुछ नहीं देंगे तो क्या ये वो उधर निकाल के हमें देगा? नहीं इसको वोल्टेज और सर RFP लाइन देनी पड़ेगी, सभी ड्रॉप देना लाइन। पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको ग्राउंड देंगे, आप जी इसको VPH देंगे, आप ओके इसको VIO देंगे, आप इसको VRAMP देंगे, आप इसको डाटा देंगे, आप इसको क्लॉक देंगे। हाँ, ये जी सर सारा जब इसको मिलेगा तभी तो ये काम करने का लायक बनेगा ना। ओके सर। अब ऐसा समझ लो, हमने ग्राउंड दे दिया, VPH दे दिया, अब डिजिटल सर्किट को चलाने के लिए VIO नहीं दिया। VIO तो चाहिएगा ना सर? हाँ, वही तो कह रहा हूं ना, अगर मान के चलो हमने VIO दिया ही नहीं और हमारा VIO खराब है, तो नो सर्विस हो जाएगा सर? नो सर्विस, हमें नो सर्विस की बाद में सोचेंगे। हमारा जो RF तो यहाँ से गुजरेगा नहीं ना। नहीं गुजरेगा सर। RF नहीं गुजरेगा तो हो सकता है नो सर्विस, हो सकता है, हो सकता है बेसबैंड भी अननोन हो जाएगा। पता है हाँ क्यों? सर पता है क्यों बेसबैंड अननोन हो जाएगा? चाहे सर आपके इसकी से हो। हाँ बोलो। WTR की भी डिटेक्शन उसको भी वो देता है ना, P डिटेक्ट, पावर हाँ, डिटेक्ट देता है। अभी सबसे पहले अगर हमें नेटवर्क सेक्शन को पढ़ना है, समझना है, तो सही जी सीधा अगर WTR को समझ जाएंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा। नहीं तो WTR को समझने के लिए सबसे पहले हमें 2GPA को समझना पड़ेगा। अब ओके सर 2GPA में हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? 2GPA में हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे पहले ग्राउंड चाहिए। जी ग्राउंड के बाद इस 2GPA को एक्टिव करने के लिए हमें एक हाई वोल्टेज की जरूरत है, जो कि हमें VPH से मिलेगा। एक VPH सर इसमें हाँ VPH सही है। देख लो,
हाँ है इसमें है। मैं सर वो WTR माइंड में था। नहीं 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 नहीं, WTR को बीपीएच नहीं दिया जाएगा। नहीं उसको नहीं दिया रहता। तो इसको बीपीएच क्यों चाहिए, ये भी तो समझना जरूरी है ना। WTR को चाहिए नहीं है, लेकिन इसको चाहिए, क्योंकि सर इसको पावर ज्यादा चाहिए ना। ये एम्पलीफाई करेगा ना। हाँ तो एम्पलीफाई जो करेगा, मान के चलो आपका मोबाइल में गाना आप सुन रहे हो, जितना सुनाई दे रहा है वो हो सकता है आप या आपके पास बैठे हुए आपके बच्चन को सुनाई देता है। अगर पूरे आपके मोहल्ले को सुनाना है, आपको 250 मशीन एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा ना। जी। हाँ, तो 250 मशीन के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ओके। तो और उसी, गुरुजी इसको स्लीप में भी नहीं डाल सकते, इसको 24 घंटा ऑन होना चाहिए। हाँ, ये ऑलवेज ऑन वोल्टेज है, ये स्लीप मोड में कतई नहीं जाता है। तो इसका सबसे सर पहले इसका रिक्वायरमेंट क्या है, VBAT BSW एंड VCC या VP है। बोलिए बोलिए शिवा, बोलो क्या बोला। बस मैं वही कह रहा था कि इसका रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों करना है, इसीलिए भी इसको पावर ज्यादा चाहिए ना सर। हाँ, नहीं, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग मीटिंग WTR भी करता है ना। जी सर। दोनों PRX करते हैं और ओके। दोनों TRX भी करते हैं। ओके सर। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए इसका मेन रीजन, पहले इसको समझो। इसको समझना बेहद जरूरी है कि जो 2GPA होता है वो दो अहम काम करता है। एक क्या करता है, सिग्नल का प्रारूप को बदलता है ये। दूसरा क्या करता है ना, सिग्नल को कई गुना बढ़ा देता है। जो डाउन लिंक, एम्पलीफाई। हाँ, जो डाउन लिंक हमारा होता है, यानी कि जो बेस स्टेशन, यानी कि जिसको हम लोग मोबाइल नेटवर्क टावर कहते हैं, टावर से जब सिग्नल हमारे मोबाइल में आता है वो बहुत ताकतवर होता है, उसको एम्पलीफाई होने की जरूरत नहीं है। उसको ओके। एम्पलीफाई होने की जरूरत नहीं है, उसमें अगर काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आता है तो उसको एम्पलीफाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो फ्रीक्वेंसी बेस स्टेशन से आता है तो उसमें, यानी कि तुम्हारे दोस्तों के साथ और भी दोस्त आए हुए हैं ना, जी। तो उसके अंदर एक पार्ट होता है LNA, यानी कि लो नॉइज एम्पलीफायर। तो ओके। उसमें वो क्या करता है, इन सारे जो माने बिन बुनाए मेहमान होते हैं उनको वो खत्म कर देता है। ओके सर। खत्म करके वो क्या करता है, उसको सेफ एंड साइज में भेज देता है। इस PA के अंदर एक सेक्शन होता है सेफ एंड साइज। सेफ एंड साइज में जाने के बाद ये 2GPA क्या करता है, हर फ्रीक्वेंसी का हर सेफ एंड साइज को पहले रिक्रिएशन करता है। रिक्रिएशन करने के बाद वो सेफ एंड साइज को ये फिर आगे भेजता है इक्वालाइजर में। आपने गाना सुना है ना, इक्वालाइजर में कहाँ तीखा करना है, कहाँ बेस बढ़ाना है, कहाँ दुम दुम आवाज करना है, कहाँ घुंघरू की आवाज सुनना है, तो ये आपको मालूम है ना, इक्वालाइजर में होता है। जी। तो ये फ्रीक्वेंसी को वो इक्वालाइजर में भेज देता है। इक्वालाइजर क्या करता है, हर फ्रीक्वेंसी को हर अपने अपने स्लॉट में डाल देता है, ताकि कोई बिगड़ के इधर उधर ना भाग जाए। अब फ्रीक्वेंसी जब इक्वालाइजर में जाता है, उसके बाद वो दोबारा एक सेक्शन में जाता है DAC। DAC यानी DAC। कि आपका फ्रीक्वेंसी किस किस सोर्स में आया, डिजिटल में आया ना। ओके। तो प्रोसेसिंग कैसे होगा, आपको आवाज मैंने हेलो कहा, वो तो डिजिटल में गया ना टावर में, आपके स्पीकर में कैसे सुनाई देगा। नहीं सर। तो वो वहां से करता है DAC, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। ओके सर। जब एनालॉग में कन्वर्ट करता है तभी जाके हमें वो चीजें सुनाई देता है, या वो चीजें हमें समझ में आता है। समझ में आता है। ये काम जो है 2GPA का है। इस वजह से इसको इसको मैंने अभी 2GPA के अंदरूनी सारा हिस्सा बताया नहीं, कुछ 4-5 हिस्सा बताया। इसमें और भी 12-15-16 हिस्सा है। मैं वो तुम्हें क्लास में बता दूंगा, चिंता ना करो। ओके सर। तो इसलिए इसको ज्यादा पावर की जरूरत है, इसलिए इसको VPH चाहिए। VPH जब मिला तो ये IC जिंदा हो गया, ये इसकी पेट भर गया। अब वो सोया था, उठ के बैठ गया। अब वो बैठने के बाद बोलता है, बोलेगा नहीं, चलाने के लिए इसकी डिजिटल लॉजिक कोर को चलाने के लिए लॉजिक वोल्टेज की जरूरत है। तो VIO इसने VIO इसको दे दिया। CPU खराब है। VIO आपका पावर IC LDO सेक्शन से आगे है। जाओगे फिर आप? रामपोल, हाँ सर। माइक म्यूट करो यार, क्लास तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। सवाल करना है माइक खोल के सवाल करो। अगर कस्टमर से बात करना है माइक को म्यूट कर लो, ठीक है। सर जी, ठीक है। सर जी, हाँ,
ऐसा कौन सा फंडा है मोबाइल में, नेटवर्क पूरा वोल्टी वेल्टी सब है, लेकिन फोन करने के लिए उसको काट जाता है। ठीक है, वो तुम्हारे क्लास के दौरान आगे है, वो उसका सवाल भी मैंने लिया है, जवाब भी दिया है। क्लास को आगे बढ़ाओ, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। विशाल बोलो, क्या पूछना चाहते हो? विशाल, विशाल क्या पूछना गुरुजी चाहते हो? हाँ बोलो। गुरुजी, एक दो क्वेश्चन आपके मन लायक जाते ही आप एम्पलीफाई हो जाते हो और पेड क्लास का कंटेंट फ्री में डाल देते हो। अरे यार विशाल, ये समंदर है, ये समंदर है। एक सीप में जितना पानी है उतना भी यहां पर नहीं जा रहा है, ये समंदर है, समझ रहे हो ना? तो इसको पूरी तरह से अगर जानना हो तो क्लास तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। बगैर क्लास का यहां पर इतनी मेरे औकात भी नहीं है, मैं 10-10 घंटे 20-20 घंटे का क्लास दे सकूं। अगर ऐसा किया भी तो मैं भी तो भूखे मर जाऊंगा। हेलो। तो इसलिए यहां पर जितनी संभव है, यानी कि ऐसे ना बताऊं कि भाई तेरे को ये बता दिया, आगे बढ़ना है तो तू मेरे पास आना, इतना बता दूं ताकि कम से कम तुम्हारा गुजारा निकल जाए, तुम्हारे पास कोई मोबाइल आए तुम उसको काम कर सकोगे, ये जरूरी है। सर, हाँ बोलो। विशाल भैया को वो कहिए कि हम भी सुन के ही आए हैं, लाइव क्लास ऐसे सुन के ही हम इनसे ज्वाइन हुए हैं। पता तो चले कि भाई अगला क्या सिखा रहा है। हम्म। जब तो वो ज्वाइन होंगे ना सर। हाँ विशाल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। नहीं, सारा कुछ बताना तो यहाँ मुमकिन नहीं है। नहीं सर, वो उतना लिमिटेड टाइम में कुछ नहीं हो पाता। क्लास के दौरान मैं यहाँ पर जितने भी लाइन है ना, वो एक एक लाइन को मैं क्लियर करूंगा, ताकि बाद में कुछ मतलब किसी के पास जाना ही ना पड़े, मैं ये चीज का ध्यान रखूंगा। तिवारी जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे सीरीज में लाइन है ना, नेटवर्क का सीरीज में जाता है सब, ठीक है। हाँ। अब उसी के बीच में एनसी दे दिया तो क्या नीचे वाले लेयर से जाता है क्या कनेक्शन? नहीं नहीं आगे नहीं तो नहीं, जाता ही है ना। देखिए हाँ। आपको पता है आईसी पहले मान के चलिए 2018 में WTR 2965 बना है, और उसका कोड दे दिया है आपको 000। अब 20 में आया वही WTR, उसका कोड हो गया 000 के बदले वो 001 हो गया, यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट किया गया। तो पहले जो चीज एनसी था वो नेक्स्ट मॉडल में एनसी नहीं रहेगा, जो इस्तेमाल अच्छा, में जगह तो रहेगी लेकिन वहां एनसी रहेगा। हाँ वो इस्तेमाल में नहीं है। जो एनसी है, नॉट कनेक्टेड या नॉट फिटेड, जो चीज होता है वो इस हाँ। मोबाइल इस ब्रांड में इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। इसकी कोई गारंटी नहीं है दूसरे में इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। ओके, आगे बढ़े। तो सबसे पहले इसको जिंदा होने के लिए बीपीएच मिल गया, तो ये उठ के बैठ गया। अब हाथ पैर हिलाने के लिए इसकी डिजिटल कोर लॉजिक को वोल्टेज चाहिए, डिजिटल वोल्टेज यानी कि वीआईओ, वोल्टेज इनपुट एंड आउटपुट, जिसके माध्यम से वो बात भी कर सके और अपना संदेश भी दे सके, ले सके। तो वीआईओ मिला तो इसका लॉजिक कोर एक्टिव हो गया। अब सब कुछ हो गया तो इसको चलाने के लिए कोई मैनेजर भी जरूरत है ना भाई। हमने इसको आरएफ के लिए इस्तेमाल किया है। आपको मैंने झोला पकड़ा दिया, तिवारी जी ये झोला ले लीजिए, ये 100 रुपया ले लीजिए। अब मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आप मार्केट में जाओ आलू लाओ या फल लाओ या कुछ लाओ, मैंने नहीं बताया। तो आप आगे क्या करोगे? वो झोले को और पैसों को पकड़ के बैठोगे ना, और दोनों चीज लेके घूमेंगे मार्केट गुरुजी, और क्या। बस। और जैसे ही इसमें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, यानी कि RFFP2 डाटा एंड RFFP2 क्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड टू चैनल डाटा और रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड टू क्लॉक, जब क्लॉक मिल गया तो इसको रफ्तार मिल गया, टाइम का सिंक्रोनाइजेशन मिल गया। अब जैसे ही यहां पर उसको डाटा मिला, कमांड मिला, यानी कि इसको चिट्ठी मिल गया, भाई जा जा तिवारी जी जाओ मार्केट से 2 किलो सेब ले आओ। तब तिवारी जी गए मार्केट से, पैसा दिए, झोले में सेब भरे, आके पहुंच गए। तो उसी तरह इसको काम करने के लिए कमांड जो है वो सीपीयू से यानी कि मास्टर से इस स्लैब तक आएगा। और किसके मदद से आएगा? क्लॉक के मदद से। क्लॉक क्या करेगा? कौन सा लाइन कब जुड़ना है, कितने टाइम के लिए जुड़ना है, कब किसको छोड़ना है, तो क्लॉक इसका इंतजाम करेगा। इतना सारा होने के बाद ये आईसी हमारा एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद सबसे पहले
हम वो 2G 4G लाइन को पकड़ेंगे और 2G 4G लाइन को पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे, जो कि यहां पर लिखा है WTR TX GSM एंड HB। 2G का भी है और 4G का भी है। इस लाइन को हम पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आगे बढ़ा तो देखो एक कैपेसिटर के माध्यम से वो इस रास्ते में अब इसके अंदर आया, तो ये कौन सा आईसी है? WTR में आ गया, यानी कि पहला पड़ाव हमारा खत्म हो गया। हमारा एंटीना कनेक्टर से RF केबल के माध्यम से RF सिग्नल आया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद 2GPA में गया, 2GPA में सारे बैंड अलग अलग हो गए, सारे बैंड से अलग होने के बाद यहां से एक बैंड हमारा WTR के लिए, हालांकि सभी जाएंगे लेकिन एक बैंड हमारा WTR के लिए निकल गया। जब WTR के लिए निकल गया तो यहां पर पहला सेगमेंट हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा सेगमेंट जब हम आएंगे तो इस WTR को हम देखेंगे। कैसे देखेंगे ना? पहले इसका रिक्वायरमेंट को देखेंगे, पहले इसका रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि जैसे 2GPA को जिंदा होने के लिए कुछ खाने पीने, ऑक्सीजन, विटामिन की जरूरत था, वो सारा चीज इसको भी मिलना चाहिए, ताकि ये भी सोया हुआ है, ये भी उठ के बैठे, हाथ पैर हिलाए, चलने के काबिल हो जाए, फिर अपने काम को अंजाम देने के लिए ये तैयार हो जाए। इसीलिए सबसे पहले हम WTR को यहां से उठाएंगे और उठा के देखेंगे इसका रिक्वायरमेंट क्या है। पहले चलेंगे हम इसका रिक्वायरमेंट सेक्शन पे। तो ये हमारा शायद रिक्वायरमेंट सेक्शन है क्या? है ना? जी जी। तो इस रिक्वायरमेंट सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहां पर जितने भी VDD, ABDD, ग्राउंड, ये सारा चीज जो होता है वो वोल्टेज रिलेटेड होता है। तो इनको हम पहले से देखेंगे कि इसमें जो सबसे पहला वोल्टेज बनेगा इसके अंदर, यानी कि ऑलवेज ऑन के तहत, ये हो गया VDD RF2। VDD RF2 जो कि 17 नंबर बॉल पे एंटर करता है, 17 नंबर बॉल पे एंटर करता है। और इसका अगर बाहर इसको हम झांक के देखें तो इसमें लिखा है WTR0 VDD RF2। देखो एक बात का तुम ध्यान रखोगे यहां से, और वो बात क्या है ना, अंदर की चीजों को तुम याद रखो, बाहर क्या लिखा है उसको याद मत रखो। क्योंकि अगर इसकी अंदर की चीजों को याद रखोगे तो तुम कोई भी मोबाइल उठा लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर बाहर की चीज को तुम याद रखोगे तो बाहर हर एक मोबाइल में अलग अलग नाम हो जाता है। यहां पर जैसे VDD RF2 लिखा है और यहां पर लिखा है WTR0 VDD RF2, तो ये नाम किसी अलग मॉडल में अलग नाम से आ जाएगा, तो वहां पर फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये अरे भाई ये हुआ तो क्या हुआ। लेकिन अगर तुम VDD RF2 को याद रखोगे और 17 नंबर बॉल को याद रखोगे तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जहां भी WTR का काम करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि 17 नंबर बॉल को इसको IO वोल्टेज की जरूरत है। तो चलो देखते हैं VDD RF2 कहां से आ रहा है। इसको यहां से डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये आया, यहाँ पर एक 0 ohms का रजिस्टर लगा है। फिर यहां से आते हैं, यहाँ पर ये दिखाया VREG L4 1.8। अब इतना तो जब हम नेटवर्क सेक्शन को पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम तुम लोगों को तो ये आता रहेगा, चार्जिंग सेक्शन क्या है, पावर सेक्शन क्या है, LDO सेक्शन क्या है, CDC क्या है, हाउसकीपिंग क्या है, ये तो तुम्हें पता होगा, तभी तो हम नेटवर्क सेक्शन में आए हैं ना। तो क्या? ये रेगुलेटेड वोल्टेज इसको दे कौन रहा है? हाँ, ये क्या कर रहा है यार पावर IC। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं नीरज- इसको यहां पर क्यों जिक्र किया इसका, इसलिए किया कि अगर हम नेटवर्क सेक्शन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन इन मोबाइल, दैट इज नेटवर्क सेक्शन, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन। जब मोबाइल का कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें चार्जिंग सेक्शन, पावर IC सेक्शन, ये छोटे मोटे सेक्शन तो हमें पता होगा ना। तो सर जी, जी जी। ये डिस्क्रीट कंपोनेंट से आ रहा होगा ना? ना, ये पावर IC की LDO सेक्शन से आ रहा है। चलो तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हारा दिमाग। VREG2 सेक्शन से आ रहा है। इसीलिए तो मैं रेगुलेटेड वोल्टेज कहा कि रेगुलेटेड वोल्टेज आ कहाँ से रहा है। कहां से आ रहा है?
एलडीओ सेक्शन है ना, PM439 एवी और रेस टू। ये LDO L4 लाइन 4 1.8, वोल्टेज रेगुलेटर लाइन 4 1.8 पावर आईसी से निकल रहा है। निकलने के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर सीधा आया और यहाँ पर दो कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पर ये सिक्योर हो गया, रेगुलेटेड हो गया एंड फिल्टराइजेशन हो गया। होने के बाद यहाँ पर एक 0 ohms का रजिस्टर लगा है। अब जरा इस रजिस्टर को देख लेते हैं कहाँ है, मदरबोर्ड के ऊपर लेआउट में चलते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने पर ये रजिस्टर हमें यहाँ पर मिल गया। जरा लोकेशन को ट्रेस करो, ये हमारे यहाँ पर मिल गया। अगर हम कंपोनेंट नेम में जाएंगे, कंपोनेंट नेम में आएंगे तो ये वाला वो रजिस्टर है, ये वाला वो रजिस्टर है और ये 0 ohms का रजिस्टर है और इसके माध्यम से हमारा आयो लॉजिक वोल्टेज हमारा RFIC को मिल रहा है। अब खुदा ना खास्ता इस रजिस्टर का वैल्यू बढ़ गया या ये रजिस्टर यहां से फ्यूज हो गया, या तो किसी ने इसको निकाल के, उसको पता नहीं है ये कौन सा रजिस्टर है, काला काला दिख रहा है, तो दूसरे कहीं से एक काला उठा के 10 के अब क्या होगा, अननोन बेसबैंड, नो सर्विस, नो सर्विस, रेडियो ऑफ, रेडियो ऑफ, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, इस तरह का आएगा। क्योंकि देखो नेटवर्क एक फ्लोटिंग सेक्शन होता है, यानी कि ये हवा में तैरता है, ये हवा में तैरता है। इस वजह से कभी कभी इमरजेंसी भी आएगा, कभी कभी नो सर्विस आएगा। और 10 के लगा है तो कभी कभी पूरा नेटवर्क आएगा, लेकिन कॉल लगाते ही सारा खाड़ी गायब, नो सर्विस। यानी कि आप लोगों को पता है कि अगर रजिस्टर को हम सीरीज में लगाते हैं तो वो वोल्टेज को गिराता नहीं है, एम्पियर को गिरा देता है। अब दूसरी बात, अगर सोचे सर्किट कंप्लीट है तो वो वोल्टेज को भी डिवाइड करता है, तो किसी भी हाल में वोल्टेज तो मिलेगा। लेकिन जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा सब दिखेगा, तुम खुश हो जाओगे, और जैसे ही कॉल लगाओगे पूरा नेटवर्क गायब, नो सर्विस। क्योंकि जैसे ही लोड आया इसने संभाल नहीं पाया, अपना वोल्टेज को गिरा दिया, काम खत्म। आगे बढ़े तो अगर हमें चेक करना है WTR को, सबसे पहले ये वीरेज L4 1.8 से आएंगे, इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे, इस रजिस्टर का इस तरफ चेक करेंगे, फिर इस तरफ चेक करेंगे, यानी कि ये कैपेसिटर में चेक करेंगे। और अगर ये कैपेसिटर में नहीं आ रहा है तो ये कल्प्रिट है, ये तुम्हारा कल्प्रिट है, निकालो इसको, दूसरा लगाओ ना। आजाद जंपर कर देंगे, आजाद गुरु जी कभी नहीं, कभी नहीं। जंपर नहीं करेंगे तो यहाँ जीरो ohms का है तो कर सकते हैं ना? ना बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, किसी भी हाल में नहीं। आप शिवा मुझे बताओ एक बात, कितने ओम्स तक रजिस्टर को हम जंपर कर सकते हैं? सर 100 ohms तक हम करते हैं। चलो कर लेते हो, काम भी बन जाता है, लेकिन वो तरीका नहीं है कि आगे चल के वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मुझे बताओ शंट रजिस्टर कितना ओम्स का होता है? वो तो सर 0.01, वो नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अगर 0 ohms को कर सकते हैं, 10 ohms को कर सकते हैं, 100 ohms को कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते? सर वो तो एक्चुअली क्या है कि वो जो करंट की मात्रा है ना, वो कम ज्यादा जो करता है, तो वो उससे पावर आईसी को पता चलता है कि भाई यार ये अभी चार्जिंग कितना हुआ है, कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका मतलब तो वोल्टेज डिफरेंशियल को वो पता करता है ना। जी जी। तो आप अगर 0 ohms के जगह में डाल दिए, जंपर डाल दिए, तो क्या वो वोल्टेज डिफरेंशियल को कवर कर पाएगा? काम नहीं, तो वो वो नहीं कर कर लेगा, काम तो वो कर लेगा, लेकिन आगे चल के वो बहुत सारा अजीब अजीब मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अजीब अजीब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके सर। इसीलिए आज से ध्यान रखो, चाहे 0 ohms का हो, चाहे 0.01 ohms का हो, तो जंपर कतई नहीं करना है, कभी ओके भी सर। जंपर नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो VDD RF2 हमें कहां से मिल रहा है पता चल गया। विशाल, विशाल हाँ मेरे को पता था गुरुजी, मैं ऐसे ही पूछा। क्यों ऐसे ही क्यों पूछ लिए? तो और भी बच्चों के मन में आया होगा ये सवाल। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, तुमने दूसरे के लिए सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं है। जब इसको लॉजिक वोल्टेज मिल गया, इसको जब लॉजिक वोल्टेज मिल गया, यानी कि आईओ वोल्टेज मिल गया,
तो इसको जरूरत है डिजिटल वोल्टेज की, क्योंकि आरएफ सेक्शन कंप्लीटली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम डिजिटल वोल्टेज के ऊपर अपना प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो अगर यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लिखा है VDD RF DIG, RF1 के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी 1 के लिए ये डिजिटल वोल्टेज है। फिर उसके नीचे अगर देखते हैं VDD RF1 TX यानी कि ट्रांसमिशन के लिए ये डिजिटल वोल्टेज है। फिर उसके नीचे अगर देखते हैं VDD RF1 RX यानी कि रिसेप्शन के लिए ये वोल्टेज है। तो लगभग ये तीनों वोल्टेज एक ही जगह से आते हैं, ये एक ही जगह में आके फिर वहां से ये बट जाते हैं। चलो देखते हैं इसको। तो जरा गौर से देखो, ये लाइन यहां से आया और ये है वो लाइन एवरेज वाल L1 1.0। अब देखो ये तीनों जगह में अलग अलग होके यहां से VDD DIG, RF TX एंड RF RX। तो यहां पर भी 3 0 ohms का रजिस्टर लगा है। अगर 2503 की बात करें, अगर ये नहीं मिला तो हमारा नो सर्विस में चला जाएगा, अगर 2504 की बात करें, कॉल हमारा रिसीव होगा लेकिन कॉल पास नहीं करेगा। 2504 की अगर बात करें तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी रहेगा, कॉल हमारा रिसीव होगा, लेकिन जब हम कॉल करेंगे तो कॉल ड्रॉप का प्रोसेस आएगा। कॉल ड्रॉप करेगा यानी कि कॉल जाएगा नहीं, क्योंकि जाने वाले सेक्शन को ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है, शायद अली माइक म्यूट कर ले, शायद अली। तो जरा देख लेते हैं 2504 कहां पर है। 2504 हमारे मोबाइल के अंदर कहां पर है? तो ये है 2504, यहां पर ये है 2504। अगर कंपोनेंट व्यू में चलते हैं तो ये वाला 2504 है। और 2504 हमारा किस लिए है? 2504 हमारा TX के लिए, ट्रांसमिशन के लिए है। अगर हम हेलो बाय हाय बाय कहते हैं, ये हमारा भाषा को दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए ये उस लॉजिक सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब अगर ये वोल्टेज उसको नहीं मिला तो तुम्हारा कॉल तो आएगा लेकिन जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उसी तरह 2505 की अगर देखें तो ये हमारा RX के लिए, अगर ये सही है, ये खराब है, या निकल गया है, टूट गया है, हाई वैल्यू हो गया है, तो हमारा कॉल आएगा नहीं। कॉल करेंगे तो जाएगा, दूसरे साइड से कॉल आएगा तो दूसरे तरफ के बंदे को ये बोलेगा कि मोबाइल स्विच ऑफ है, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑन है, सारे नेटवर्क सही है। अब तुम्हारे दोस्त लोग दूसरे से फोन करके बोलेंगे, अबे गधेड़ा, किस वजह से मोबाइल को फोन बंद करके रखा है? भाई हम बात करना चाहते हैं, तुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। असल में फॉल्ट यहाँ पर है, कल्प्रिट यहाँ पे, चोर यहाँ पर है। ये चोर अगर अपना मान को बदल लिया, फ्यूज हो गया, निकल गया, किसने निकाल के दूसरा लगा दिया, तो हमारा कॉल रिसेप्शन नहीं होगा। समझ में आया क्या? आगे बढ़े सर, मैच चालू हो जाएगी। गुरुजी। हाँ हेलो गुरुजी, जो WTR VDD लिखा हुआ है, ये क्या WTR को जाता है VDD वोल्टेज के हिसाब से? हाँ, WTR को VDD मतलब वोल्टेज ट्रेन टू ट्रेन रेडियो फ्रीक्वेंसी TX के लिए वोल्टेज जाता है। TX का मतलब हो गया ट्रांसमिशन। शिवा जी सर। और 10 मिनट इसका रिक्वायरमेंट सेक्शन खत्म करके बंद कर देंगे, और कल परसों अगर फिर से टाइम मिला फिर से हम चलेंगे उस सेक्शन में, ठीक है सर, मजा आ गया। तो यहां से हमारा DIG कंप्लीट हो गया, यहां पर DIG कंप्लीट हो गया, RX कंप्लीट हो गया, TX कंप्लीट हो गया, RF2 कंप्लीट हो गया। अब सवाल यहां पर है VDD RF2 LDO। ये एक रेफरेंस वोल्टेज है, और ये कैपेसिटर क्या करता है, यहां पर जब चार्ज होता है इनसाइड हाई साइड मॉस्फेट को ये चालू करवाता है, यानी कि VDD RF2 का वोल्टेज ये लेता है, लेके RF2 को ये मैनेज करता है। अगर RF2 का ये कैपेसिटर यहां से निकल जाए तो RF2 क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, और RF2 कमजोर हो गया तो तुम्हारा लो नेटवर्क आएगा, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा, टावर के नीचे नेटवर्क आएगा। ज्यादातर यही चीजें कोई बताता है क्या? कभी एक बात करके देखना, ये जो C2500 वाला कैपेसिटर है, यहां पर दिखाता हूं,
गुरुजी सब उसको रिफरेंस लाइन बोल के छोड़ देते हैं, ग्राउंड से जुड़ा होता है ये ऐसा ही बोल के छोड़ देते हैं। क्या काम होगा क्या प्रॉब्लम होगा कोई बताता ही नहीं। क्या ये बोले वाला गुरुजी, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा, बाहर आएगा मतलब? मतलब बाहर घर के अंदर तुम्हारा ऑब्स्टैकल्स होते हैं ना, बाधा, दीवार हो गया, कांच हो गया, खिड़की हो गया, ये सिग्नल को रोकते हैं। अगर तुम्हारा सिग्नल ज्यादा क्या होता है, तुम्हारा पिकिंग करने का ताकत ज्यादा है तो तुम खींच लोगे। अगर तुम्हारा ताकत कम हो गया तुम खींच नहीं पाओगे। घर के अंदर तुम्हारा नेटवर्क कमजोर आएगा और जैसे ही बाहर जाओगे नेटवर्क बढ़िया आएगा। गुरुजी इसको वीक नेटवर्क बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरा पास तो एक कॉल आया था, ये प्रॉब्लम कहाँ से आता वीवो है? वाला, उसको मार्केट में नेटवर्क है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं है। हाँ, पूरा गांव का अंदर जा रहा है, उस टाइम नेटवर्क नहीं है। तो एक कारण तुम्हें मैंने यहाँ पर बताया ना, ये कैपेसिटी। WTR चेंज कर दिया, हो गया। अरे यार बात तो सुन ले, तू पहले सुन तो ले। नहीं, एक कारण मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया है। वही तो देख रही है। अब मान के चलो तुम जो कह रहे हो सैयद अली, तुम जो कह रहे हो उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मान के चलो WTR का इस बॉल पे तुम्हारा ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना, हाँ, और किस वजह से बॉल तुम्हारा ड्राई हो गया, ठीक है। तो यहां से कनेक्टिविटी होते हुए भी क्या आईसी को तुम्हारा कनेक्शन मिलेगा? अब तुम्हें पता नहीं है, तुमने WTR को रिवॉल्व करके लगाया था क्या? नहीं, उस टाइम चेंज ही कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि तुम्हें यह पता नहीं था। अगर ये पता होता तुम WTR को रिवॉल्व करके डालते वहां पर। समझ में आया? आया। एक कारण मैंने तुम्हें आज यहां पर बताया है, अभी बहुत सारा कारण है। ये भी रैम का अभी क्या काम है, ये सारा चीज मैं तुम्हें कल के क्लास में बताऊंगा। और आज हमारा यहाँ पर WTR का रिक्वायरमेंट सेक्शन में जो जो हमें जरूरत था उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर लिया। और यहाँ पर इन पांचों में से अगर कोई भी वोल्टेज मिस होता है तो मेरा कहे हुए फॉल्ट तुम्हारे मोबाइल में आएगा। तो यहां से इतने को तुम याद रखो। और कल और इस कैप पे वोल्टेज कितना मिलेगा? 1.8। ओके। गुरुजी, हाँ, वाजिद अली ज्वाइन होते ही कोई था, AEO का वोल्टेज पूछ रहे थे कितना मिलेगा, तो मैसेज बाद में की थी। AEO क्या, मेरे को पता नहीं है। अब तो उन्हीं से पूछे ना, वो डिलीट कर दिए ना, टेक्स्ट मैसेज में था इसमें, चैट वजीद, में। वजीद, वजीद कहाँ गया वजीद? जो भी होंगे पूछ लीजिए, वो डिलीट कर दिए तो नाम तो शायद वही था, वाजिद ही। देखो मैं यहाँ पर इतना बिजी हूँ तो मैंने वो तुम्हारा जो जहां पर मैसेज दिखता है उसको मैंने गायब कर दिया है ना, तो मुझे मैसेज दिखाई नहीं दिया है। अगर दिखाई देता तो मैं जवाब दे देता तुरंत। तो यहाँ पर गुरुजी, अगर हाँ, 2G नेटवर्क आ रहा है, 5G 4G नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हम उसका ट्रेस करें? बहुत सारा है। पहले तुम इसको समझ जाओ, WTR को समझो। समझ गए ना? जी। तो एक बार WTR को समझ गए तो फिर हम तुम्हें HDR का 2-3 मॉडल में लेके जाएंगे और वहां पर वो कैसे काम करता है उसको हम तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है? यस। आजाद, जी गुरु जी। तो आज की क्लास को यहीं रोका जाए। हाँ गुरु जी, आज लोग जी आप लोग मैच भी देखेंगे। नहीं, इसी वजह से तो जी जी, अब अगर इंटरेस्टेड मैच किसी है। का अब अगर किसी का कोई सवाल है तो 5 मिनट लेते हैं। 5 मिनट में जो कोई अपना सवाल को पूछ सकता है। गुरु, सिमेटिक्स खुला हुआ था, Redmi 8A का एक नेटवर्क में बनाया था, पर नेटवर्क आ रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, कॉल इंडेड। अभी इसी वक्त तुमको बताया। कैपेसिटर जी सर। कैपेसिटर तो छोड़ दो, कैपेसिटर को छोड़ दो। अगर रजिस्टर का वैल्यू बढ़ गया तो वोल्टेज उसको सही से मिलेगा नहीं, तो इस वजह से तुम्हारा नेटवर्क जो है कमजोर हो जाएगा और कॉल लगेगा नहीं। अभी तुरंत इसी वक्त बताया ना। जी और किसी का कोई जी, सवाल है? 1.8 का जी सर। और किसी का कोई सवाल है? गुरुजी, मेरा एक के सवाल है।
हाँ जैसा अपन तो WTR के बारे में पढ़ रहे हैं, हम्म, ये तो हो गया क्वालकॉम के लिए। हाँ तो क्या मीडियाटेक के लिए पूरा उसका कुछ ना कुछ इसमें मिलता जुलता रहेगा कि उसका पूरा डिपार्टमेंट ही अलग रहेगा? मीडियाटेक का कम जो RFIC रहे। कंप्लीट मिलता जुलता है, बस नाम अलग है। तुम्हारा नाम रामचरण चौधरी है और विशाल ओम मोबाइल का विशाल शाह है। अरे ये संजीत काहे अपना माइक को खोल के कटर कटर कर रहा है बे? गुरुजी यूट्यूब चलाते ही फोन स्विच ऑफ, ऐसा क्यों? हाई टास्किंग के लिए जब वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, सीपीयू सेक्शन तुमने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो हाई टास्किंग के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होता है। अगर हाई वोल्टेज सीपीयू को नहीं मिला, यानी कि तुम्हारा जो बक वोल्टेज है जीपीयू के लिए वो अगर रेगुलेट नहीं करेगा, तो हाई टास्किंग के वक्त तो तुम्हारा सेट या तो बंद हो जाएगा या तो रिस्टार्ट करेगा। तो गुरुजी वो PTC रजिस्टर को शॉर्ट करने के बाद चल जाता है, उसे क्यों? वो हो गया जुगाड़, वो हो गया जुगाड़। मतलब अगर तुम्हारा सोर्स ही खराब है तो तुम क्या कर सकते हो? बैटरी तुम्हारा सोर्स हो गया, अगर सोर्स खराब है तो तुम क्या करोगे? हम सोर्स को लेकर नहीं जाएंगे ना, ये तुक्केबाजी का काम है। बैटरी का पीटीसी शॉर्ट कर दो, ये जुगाड़ है, ये तुक्केबाजी का काम। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में तुम मुझे पूछोगे तो टेक्निकली अगर भी जीपीयू तुम्हारा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, हाई टास्किंग के वक्त अगर ये वोल्टेज को नहीं बदलेगा, तो तुम्हारा यही हाल होगा। नहीं गुरुजी, हम तो पहले बैटरी चेक करेंगे ना। हमारा रिस्टार्ट हो रहा है तो बैटरी चेक करके देखेंगे। बैटरी यदि चेक करने से हो जाता है तो हमारा पुराना वाला बैटरी खराब है, रजिस्टर सेट करो। यदि हो गया, नहीं तो नया बैटरी डालो उसमें। वो जुगाड़ की बात है ना, मैंने कहा ना, वो जुगाड़ की बात, वो जी जी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। जी जी जी। हम्म। और किसी का कोई सवाल, या क्लास को बंद किया जाए? हाँ, ये महबूब बैंड कहाँ से आता है? क्या? महबूब बैंड? मेरे को पता नहीं है, माफी चाहता हूं, मेरे को पता नहीं। ये इतना सारा बैंड है। गुरुजी SDR और WTR के बारे में बताया। जैसे कि WTR तो चलो इस पे चलता है, लेकिन SDR क्या सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड रहता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिला के एसडीआर बनता है, इसलिए एसडीआर का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। जी गुरुजी, इसीलिए जिसमें SDR लगा रहता है, अगर बेसबैंड अननोन हो जाए तो कभी कभी सॉफ्टवेयर मार के भी वो हो जाता है। लेकिन WTR में बेसबैंड अननोन है तो उसमें सॉफ्टवेयर से कोई कनेक्शन नहीं रहता ना उसका। यही तो कारण है, तो इसीलिए वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड है। और ये वाइड बैंड ट्रांसीवर रिसीवर है, ये डब्ल्यूटीआर वाइड बैंड ट्रांसीवर रिसीवर, और वो एसडीआर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ओके ओके गुरुजी, क्लियर हो गया। और कुछ सवाल? रामचरण भाई, सर्दी हाँ अभी एक मोबाइल देखा रहा हूँ, MI11X फुल नेटवर्क है। फोन मारने के लिए तो तुरंत काट देता है, क्या है? अभी देख रहा हूँ, कभी उसको ऑन ऑन होने के लिए। तेरे सवाल मेरे सर के ऊपर से गया और मेरा मैच भाग रहा है, तुम जल्दी भाग जाओ यहाँ से।